चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग आज के क्लास को प्रारंभ करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को करना है और यह है बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार का अपवाह तंत्र, और इसी अपवाह तंत्र में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे बिहार के नदियों के बारे में। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए सबको कॉपी पे, बिहार का अपवाह तंत्र, या इसी को हम लोग नदी के नाम से जानेंगे, ब्रैकेट में नदी लिखते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया से आज का क्लास ध्यान दीजिए सब लोग, और उम्मीद करेंगे कि 2-3 क्लासेस में आप अपवाह तंत्र बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से बना पाएंगे। देखो एकदम जीरो बेसिक लेवल से आपका हम चले। बिहार के आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ठीक बीच में यह गंगा नदी है, गंगा रिवर है, और आप जैसा देख पा रहे होंगे मानचित्र में गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। आप देख रहे हैं कि ठीक बीच से गंगा 2 भाग में बिहार को विभाजित करती है। इसी के ऊपर जो है इस पूरे सेक्शन को हम लोग उत्तर बिहार के नाम से जानते हैं, और यह जो नीचे सेक्शन है इसी को हम लोग दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। यानी बिहार के 2 सेक्शन है, उत्तर और दक्षिण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, तो एकदम सिंपल आंसर होगा कि गंगा नदी यह बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। अब यहां से आपको मेन ध्यान यह रखना है कि ऊपर की जो भी नदियां हैं वो सभी गंगा की उत्तर सहायक नदी होगी। अगर गंगा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो ऊपर वाली जो भी भाग है ये सभी भाग को हम गंगा के बाएं सहायक नदी के नाम से जानेंगे, और नीचे वाला जो पार्ट है ये गंगा के दाएं सहायक नदी के नाम से हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके जरा देखें। पहले सबसे पहले गंगा नदी से ही शुरू करेंगे। जितने भी बिहार की नदियां हैं वो सब या तो डायरेक्ट गंगा की सहायक है या गंगा के सहायक नदियों की उप सहायक नदी, और इसीलिए बिहार में जो भी सिस्टम है मेन गंगा सिस्टम से ही मेन चलता है। तो चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए सबसे पहले गंगा नदी। गंगा नदी हम लोग पहले हेडिंग दे दें और यहीं से जीरो लेवल से आपका क्लास चले। एक बच्चा लिखे थोड़ा जूम कर दीजिए, जूम ही है। अब चलिए अगली बार से थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा, थोड़ा देखिए बड़ा करके। चलिए हेडिंग दे दीजिए, ध्यान दीजिए, हेडिंग दे दीजिए गंगा नदी। गंगा नदी, चलिए ध्यान दें। हम चाहेंगे बहुत ही बढ़िया से आपको समझाएं। पहली बात तो सारे बच्चे को याद हो गया कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। दूसरा बीपीएससी में यह क्वेश्चन आ चुका है कि गंगा नदी बिहार में कुल 38 जिला है। तो गंगा नदी आपको जान के आश्चर्य होगा 38 जिला में 12 जिला डायरेक्ट गंगा नदी टच करती है, और 38 में से आप 12 घटा लेंगे तो 26 जिला गंगा को टच नहीं करती। तो आपको बीपीएससी में यह क्वेश्चन आ चुका है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों को स्पर्श करती है, तो आपको आंसर हो जाएगा 12 जिला को स्पर्श करती है। और 12 जिला सभी हम लोग देखें तो देखिए गंगा नदी की एंट्री यहीं से है। यहाँ पे एक जगह हम लोग को मालूम है चौसा, आप हिस्ट्री में चौसा का युद्ध पढ़े होंगे, और ये चौसा में यहीं से इसकी मेन एंट्री हो जाती है। और इसके बाद बक्सर होते हुए आप देखें यहां से गंगा नदी सीधे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, इसके बाद हम लोग देखें कि समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद फिर धीरे धीरे देखिए यहाँ पे ये सभी सेक्शन को गंगा टच करते हुए चलती है, और अंतिम यहां से झारखंड चली जाती है। यानी गंगा नदी आप देखें कि पूछा जाएगा कि बताओ गंगा जब प्रवेश करती तो बिहार के किन 2 जिलों को विभाजित करती है, तो भोजपुर और सारण। नीचे भोजपुर, ऊपर सारण, ये दोनों जिलों के बीच बॉर्डर लाइन बनाते हुए गंगा इन करती है। आपसे ये पूछा जाए गंगा सबसे पहले बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले गंगा बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है। और आपको ध्यान रखना है कि 12 जिला कौन कौन है, तो पहला जिला हो गया बक्सर, दूसरा जिला आपका भोजपुर, तीसरा जिला सारण, चौथा जिला पटना, पांचवा जिला वैशाली, छठा जिला समस्तीपुर, और सातवां जिला यहां से बेगूसराय, आठवां जिला लखीसराय, इसके बाद 9वां जिला मुंगेर, 10वां खगड़िया, 11वां भागलपुर, 12वां कटिहार, यहां से थोड़ा नीचे जाकर हल्का लखीसराय में टच करती है। और ये आपने देखा कि कुल 12 जिला में गंगा नदी यहां से प्रवेश करती है। बिहार के 12 जिलों को गंगा नदी स्पर्श करती है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के किस जिला को गंगा नदी टच नहीं करती, और उसमें आपको क्वेश्चन आ जाएगा भोजपुर जिला, उसमें आपको क्वेश्चन आ जाएगा गया जिला, जमुई जिला, समस्तीपुर जिला, और एक से अधिक सही, तो एक से अधिक सही हो जाए। आपको गया, ध्यान दीजिए, गया के बाद आप देख रहे हैं जमुई में भी गंगा डायरेक्ट टच नहीं कर रही, तो इसलिए गया, जमुई ये सभी टच नहीं है। आपको सिर्फ इतने ही जिला से गंगा टच करती है, गुजरती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को ध्यान रखना है, भागलपुर के बाद गंगा उत्तरायण होती है। उत्तरायण का मतलब है उत्तर की ओर जाना, और आपको ध्यान रखना है कि जब गंगा उत्तरायण होती है, उत्तर की ओर जाती है, तो यहीं से देवघर झारखंड में गंगा प्रवेश करती है, और उसके बाद फिर गंगा पश्चिम बंगाल में इन कर जाती है। तो आपको अभी जल्दी जल्दी फटाफट बिहार में एक बच्चा लंबाई पूछ रहा है, हम लोग देखेंगे बिहार में ऐसे कुल गंगा की लंबाई आप जानते हो 25-25 किलोमीटर है। पूरे भारत में गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है, लेकिन स्पेशली केवल बिहार में गंगा की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 450 किलोमीटर बिहार में गंगा की लंबाई है। और ये किताब वाइज वैरी कर सकता है, कई जगह आपको 425 भी दे सकता है, 45 भी दे सकता है, 54 भी दे सकता है, लगभग 450 किलोमीटर दिमाग में आप सेट रखें।
तो अब ध्यान दीजिए, देखिए बच्चे 455 लिख रहे हैं, हमने बताया बुक वाइज वैरी करेगा, आप 450 लगभग याद करना भी आसान है और आराम से आपका बन जाए। बहुत लोग चॉइस नहीं देगा कि 50 51 52 53 54 ऐसा नहीं देगा, तो विवादित क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बेसिक स्टार्ट करते हुए नीचे लिख दीजिए, गंगा नदी में नीचे डैश देके, गंगा नदी, गंगा नदी बिहार के ठीक बीच से गुजरती है, गंगा नदी बिहार के ठीक बीच से गुजरती है, गंगा नदी बिहार के ठीक बीच से गुजरती है, ठीक बीच से गुजरती है, और यह उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को अलग करती है, और यह उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को अलग करती है, और यह उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को अलग करती है। चलिए नीचे अस्तार लगा के लिख दीजिए डैश देके, गंगा नदी बिहार के, गंगा नदी बिहार के 12 जिला से गुजरती है, 12 जिला को अंडरलाइन कर लेना, गंगा नदी बिहार के 12 जिला से गुजरती है, 12 जिला से गुजरती है। चलिए 12 जिला का नाम नीचे लिख दीजिए फटाफट। पहला नंबर बक्सर, पहला नंबर लिख दीजिए बक्सर, दूसरा नंबर लिख दीजिए भोजपुर, भोजपुर, तीसरा नंबर लिख दीजिए सारण, सारण, चौथा नंबर लिख दीजिए पटना, पटना, पांचवा नंबर लिख दीजिए वैशाली, वैशाली, छठा नंबर लिख दीजिए समस्तीपुर, समस्तीपुर, सातवां नंबर लिख दीजिए बेगूसराय, सातवां नंबर बेगूसराय, बेगूसराय, आठवां नंबर लखीसराय, लखीसराय, नौवां मुंगेर, नौवां मुंगेर, 10वां खगड़िया, खगड़िया में बहुत नीचे से गुजरती है, 10वां खगड़िया, 11वां भागलपुर, 11वां भागलपुर, और 12वां कटिहार, भागलपुर और 12वां कटिहार, कटिहार। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग अगर सभी के सेक्शन को देखेंगे तो गंगा नदी के लिए आपका एक बढ़िया मानचित्र हम रखे भी है। आप और बढ़िया मानचित्र देख पाएंगे जब पूरे नदियों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आप खुद आंसर दे पाओगे किस जिला में ज्यादा है और किस जिला में कम। तो हम खुद आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे और हम चाहेंगे कि आप मानचित्र देख के आंसर दे दीजिए, लेकिन अभी पहले हम लोग इन बातों को पहले ठीक ठाक कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखें कि 12 जिले से गुजरी। अगला नंबर एक बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? जल्दी आंसर दीजिए, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? जल्दी आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, बक्सर, बक्सर से प्रवेश करती है, बहुत ही बढ़िया। और बिहार में किस जिले से बाहर निकलती है? जल्दी जल्दी एकदम देखते जाइए, सब क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दे सकते हैं। गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो बक्सर। और किस जिले से बाहर निकलती है? तो कटिहार। कटिहार से बाहर निकलती है, बक्सर में प्रवेश करती है। अब जिस समय बक्सर में गंगा प्रवेश करती है उस समय ये यूपी के साथ बिहार का बॉर्डर लाइन बनाती है, लेकिन जैसे ही बिहार में आगे बढ़ती है तो भोजपुर और सारण के बीच सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। यानी सीमा कभी भी कहेगा, देखो क्वेश्चन चेंज होता है, कई बच्चे केवल बक्सर ध्यान रखते हैं और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि गंगा नदी बिहार में किन दो जिला के बीच सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जैसे ही दे देगा बिहार में किन दो जिला के बीच सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है, अब दे देगा बक्सर सारण, बक्सर भोजपुर, भोजपुर सारण, ऐसे चॉइस देगा। तो आपको खुद से ध्यान रखना है कि जब इन करती है तो भोजपुर और सारण के बीच सीमा बनाते हुए इन करती है। तो चलिए जल्दी से लिख दीजिए, हाँ प्रवेश यहाँ करती है, बाकी तो फिर कई सभी जिला में कई जगह पे सीमा बनाती है जिला के बीच, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी बिहार में किन दो जिला के बीच सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है? तो आंसर हो जाएगा भोजपुर और सारण के बीच सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। तो चलिए जल्दी से लिख दीजिए फटाफट, अस्तार लगा के डैश देकर लिख दीजिए, गंगा नदी, गंगा नदी बिहार के बक्सर, बिहार के बक्सर, बिहार के बक्सर जिला से प्रवेश करती है, बिहार के बक्सर जिला से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिला से प्रवेश करती है। नीचे स्टार लगा के डैश करके लिख दीजिए, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी बिहार में प्रवेश करते समय, बिहार में प्रवेश करते समय, बिहार में प्रवेश करते समय भोजपुर और सारण के बीच सीमा बनाती है, भोजपुर और सारण के बीच सीमा बनाती है, भोजपुर और सारण के बीच सीमा बनाती है, भोजपुर और सारण के बीच सीमा बनाती है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके, गंगा नदी, गंगा नदी कटिहार से बाहर निकलती है, कटिहार से बाहर निकलती है, कटिहार से बाहर निकलती है, कटिहार से बाहर निकलती है। चलिए नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, बिहार में गंगा नदी की लंबाई, बिहार में गंगा नदी की लंबाई, बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग 450 किलोमीटर है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग 450 किलोमीटर है, लगभग 450 किलोमीटर है। चलिए अब यहां से हम लोगों को ध्यान देना है, अब कई गंगा से किस जिला में सबसे ज्यादा लंबाई है, कम लंबाई है, यूपी का कौन सा जिला यहाँ पे टच कर रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न का है। तो ये सभी के लिए 3-4 लाइन केवल डैश देके आप जगह छोड़ रहेंगे और तब हम लोग इसके प्रश्नों के माध्यम से इस पे और लेवल बढ़ाएं। 3-4 लाइन छोड़ के नीचे हेडिंग दे दीजिए, गंगा की उत्तर सहायक नदी, बिहार में गंगा की उत्तर सहायक नदी,
बिहार में गंगा की उत्तर सहायक नदी, बिहार में गंगा की उत्तर सहायक नदी, उत्तर सहायक नदी। चलिए ध्यान दीजिए, अब सारे बच्चे को हम चाहेंगे खूब बढ़िया से मेरे साथ समझिए। देखो हम चाहेंगे कि एकदम याद होते चला जाए और सभी बच्चे को याद भी हो जाएगा, केवल ध्यान देना मेरे साथ। इस नदी का नाम है सरयू नदी। ये सरयू नदी का मेन भाग उत्तर प्रदेश में गुजरती है। ये सरयू नदी को ही हम लोग, क्योंकि सरयू नदी नेपाल से निकलती है और काफी ज्यादा आवाज करती है, और उसके इस घड़घड़ाहट के आवाज के कारण इस सरयू नदी का ही नाम घड़घड़ घड़घड़ किया, तो इसका नाम घग्घर नदी है। घग्घर नदी, इसी को घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं। आप नाम घाघरा का ही तो सुने हो, तो घग्घर, जब भी हम बोले घग्घर तो कहना अरे घड़ 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 आवाज जो करता है, और ये नदी नेपाल से आती है और घड़घड़ आवाज करने के कारण इस नदी का प्राचीनतम नाम है घग्घर नदी, और इसी को घाघरा नदी कहते हैं, और इसी का मेन नाम सरयू नदी। और ध्यान से जरा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, मेन यूपी में इससे सबसे ज्यादा तबाही आती, लेकिन बिहार में यह सीवान में इन करती है, एकदम बॉर्डर लाइन पर इन कर रही है, बिहार यूपी के बीच सीमा बनाते हुए सीवान में इन करती है और सारण में ही गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखिए बिहार में तो इसका बहुत छोटा पार्ट है, यहां से यहां 80 किलोमीटर केवल बिहार में है, वो भी एकदम नीचे है, यूपी के साथ में बॉर्डर बनाए हुए। और इसीलिए देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यह पूछा जाता है कि कौन सी नदी बिहार में बाढ़ का कारण नहीं है और यूपी में बाढ़ का कारण है। अब देखो क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में कौन ऐसी नदी है जो बिहार में गुजरती है लेकिन यूपी में बाढ़ आती है। अब जान के ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि बच्चे बेचारे परेशान हो गए, कई बार तो इतना हल्का क्वेश्चन दे, यूपी का नाम ही नहीं ले, और कहेगा कि बिहार में कौन सी नदी बाढ़ का एक कारण नहीं है। अब उसमें दे देगा नाम आपको कोसी नदी, उसमें दे देगा बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, और उसी में दे देगा घग्घर नदी। तो अब आपको खुद से ये बात समझ में आनी चाहिए कि घग्घर नदी बिहार के अंतिम बॉर्डर लाइन पर बह रही है, तो ये बिहार में बाढ़ का एक कारण नहीं, और इसीलिए इस सरयू नदी बिल्कुल सही आंसर हो गया। और सरयू नदी ये पश्चिम की ओर से, ये मेन देख रहे हैं उत्तर पश्चिम में सबसे किनारे यही नदी। दूसरी बात, अब हम लोग एकदम अंतिम बॉर्डर इधर देखते हैं। देखो जो सिक्किम का क्षेत्र पड़े थे वहीं से महानंदा रिवर इन करती, और महानंदा नदी जो देख रहे हो, ये अब देखो महानंदा नदी किशनगंज और कटिहार होते हुए ये गंगा में आके मिल जाती है, और ये सबसे पूर्वी सहायक नदी है। इसके पूर्व बिहार में कोई सहायक नदी नहीं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन आएगा, गंगा का सबसे उत्तर पूर्व सहायक नदी कौन है? महानंदा रिवर, नदी का नाम हो गया महानंदा। गंगा का सबसे उत्तर पश्चिम सहायक नदी कौन है? तो सरयू या घग्घर या घाघरा नदी। और आपको हमने यह भी बताया कि यह यूपी में बाढ़ का एक कारण है, बिहार में बाढ़ का कारण नहीं। घग्घर नदी मेन कहां कहां है, तो हम लोग देखें कि सिवान और सारण, छपरा के नजदीक गंगा में आके मिल जाती। आपसे क्वेश्चन देगा कौन सी नदी छपरा के नजदीक गंगा में मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है सरयू नदी छपरा के नजदीक गंगा में आके मिल जाती। तो पहले हम लोग इन दोनों नदियों की बात करेंगे, महानंदा और सरयू, तब देखते देखते इन सभी रिवर पर आपका प्रकाश डाले। जिन बच्चों का नदी बहुत बढ़िया हो जाएगा उन लोगों का एग्रीकल्चर कृषि समझ में आएगा, क्योंकि इन नदियों पर बांध, अब नदी का पता ही नहीं है तो बांध कैसे बांधो। तो चलिए जल्दी से फटाफट नीचे हेडिंग दे दो, सरयू नदी, नीचे हेडिंग दे दीजिए सरयू नदी, सरयू नदी। बिल्कुल याद हो जाएगा, आपसे खुद अंतिम में हम पूछेंगे, आप कहोगे कि सर एकदम सब याद हो गया। सरयू नदी, नीचे डैश लिख दीजिए। सरयू नदी का दूसरा नाम, सरयू नदी का दूसरा नाम घग्घर या घाघरा नदी है। सरयू नदी का दूसरा नाम घग्घर या घाघरा नदी है, घग्घर या घाघरा नदी है, घग्घर या घाघरा नदी है। नीचे डैश लिख दीजिए। सरयू नदी, सरयू नदी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण है, परंतु बिहार में यह बाढ़ का कारण नहीं है। अयोध्या इसी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही। बिहार में यह बाढ़ का कारण नहीं है, बाढ़ का कारण नहीं है। नीचे डैश लिख दीजिए। सरयू नदी, सरयू नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सरयू नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। नीचे डैश दीजिए। सरयू नदी, सरयू नदी बिहार में सिवान और सारण जिले से गुजरती है, बिहार में सिवान और सारण जिले से गुजरती है, सिवान और सारण जिले से गुजरती है, और छपरा के नजदीक गंगा नदी में मिल जाती है, और छपरा के नजदीक गंगा नदी में मिल जाती है, छपरा के नजदीक गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए सरयू के बाद अब हम लोग यहां पे चलते हैं नेक्स्ट रिवर, और यह नदी हो गई महानंदा नदी। नीचे हेडिंग दे दीजिए, महानंदा नदी, महानंदा नदी, महानंदा नदी। देखिए महानंदा से क्या क्या क्वेश्चन होगा, पहले दो तीन बात हम लोग सुन लें, एकदम आपको याद होते चला जाएगा। पहली बात, उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी। पहली बात तो सभी बच्चे को याद हो गया होगा कि उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी। दूसरी बात, महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यानी दूसरी बात, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इसमें बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण कौन करती है, तो ये महानंदा नदी हो जाए। हाँ, कर्मनासा भी बच्चे कार्य बोल रहे हैं, तो दक्षिण बिहार का है। जब हम दक्षिण पढ़ाएंगे ना तो इधर से कर्मनासा रिवर हम लोग चलाएंगे। तो कर्मनासा दक्षिण, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उत्तर का सबसे पश्चिम सहायक सरयू है। अगर दे देगा दक्षिण बिहार का सबसे पश्चिम, दैन कर्मनासा हो जाए।
अगर आपको दे देगा उत्तर बिहार का सबसे पूरब तो महानंदा हो जाएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन दे देगा कौन सी नदी बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच सीमा बनाती है, महानंदा हो जाएगा। और इसमें हम लोगों को जो ध्यान देना है उस बात पर ध्यान दीजिए, शालिग्राम, शालिग्राम गंडक को कहते हैं, शालिग्राम इसको नहीं कहते। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मेन इंपॉर्टेंट चीज कि यह बिहार में किशनगंज जिले में प्रवेश करती है और किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में ये गंगा नदी से मिल जाती है। आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये कहां पे मिलती है, तो कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। ये दिमाग में एकदम सेट रखिए। चलिए जल्दी से लिख दीजिए, नीचे स्टार लगा के महानदी में लिख दीजिए, स्टार लगा के लिख दीजिए, स्टार लगा के उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी, उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी है। महानंदा नदी है, मैंने बताया था सिक्किम से आती है। उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी है। नीचे स्थान लगा के डैश लिख दीजिए, महानंदा नदी, महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सीमा का निर्धारण करती है। नीचे डैश करके लिख दीजिए, महानंदा नदी, महानंदा नदी किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार राज्य से बिहार में गुजरती है। महानंदा नदी किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार राज्य से बिहार में गुजरती है। तीसरा ब्रह्मपुत्र की सहायक है जो इधर से निकल करके और फिर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है, वो भी बांग्लादेश। बिहार में तीसरा नहीं आती। अब हम लोग यहां लिख दिए महानदी, महानंदा किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार राज्य से बिहार में गुजरती है। चलिए नीचे डैश देकर लिख दीजिए, महानंदा नदी कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। महानंदा नदी कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। चलो देखो, दो नदी आपको अभी जस्ट करेंगे, खूब बढ़िया से समझिएगा, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखो ये जो रिवर देख रहे हो ना, इस नदी का नाम है गंडक नदी। ये नदी गंडक नदी है और ये गंडक नदी जो देख रहे हो ये यहाँ पे ऐसे आगे गंडक इतना नहीं जाएगी, यहाँ पटना में ही गंडक मिल जाएगी सोनपुर के पास। तो ये जो नदी आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ, ये नदी का नाम है गंडक नदी। और यहाँ से जो नदी देख रहे हो इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक नदी। देखो दो नदी है, गंडक और बूढ़ी गंडक, दोनों एक दूसरे का देखो चंपारण में पैरेलल गुजर रही है। अब आपसे क्वेश्चन हम खुद पूछे, ये नदी नेपाल में यहाँ से आ रही है, गंडक है, यहाँ पर जो रिवर है ये बूढ़ी गंडक। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, गंडक या बूढ़ी गंडक? जल्दी से आंसर दो। पहले पर्वत इसलिए पढ़ाया है कि धीरे धीरे आपके दिमाग में आंसर आ जाए। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है गंडक या बूढ़ी गंडक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कई बच्चे गंडक लगाते हैं, सोमेश्वर पहाड़ी यहाँ है, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बूढ़ी गंडक बिल्कुल सही आंसर है जिन बच्चों ने लगाया। अब देखो सबसे पहले हम लोग अभी गंडक रिवर खूब बढ़िया से समझेंगे। देखो गंडक के बारे में जीरो से क्लास चल रहा है, सुनना जरा ठीक से। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और नेपाल में इस नदी का नाम है शालिग्राम। नेपाल में इस नदी को शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम का मतलब विष्णु होता है। आप देखे होंगे अगर घर में तुम्हारे हिंदू धर्म से हो और सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती हो तो उसमें सत्यनारायण स्वामी में तुम देखोगे कि एक पत्थर गोल रखे जाते हैं चारों तरफ से, या तो बांस का या केला का पत्ता घेरा हुआ। तो वो जो तुम देखे हो ना गोल पत्थर, उस पत्थर का ही नाम शालिग्राम है। और वो पत्थर दबिस्त है अगर गंडक का वो पत्थर हो। गंडक का जो अगर पत्थर होगा, तो गंडक में नेपाल में बड़े बड़े गोल आकार का पत्थर होता है काले जैसे रंग का, और उस पत्थर को ही शालिग्राम कहते हैं। और नेपाल में इस नदी का नाम ही शालिग्राम। जब यह पत्थर पहाड़ पर होता है तब इसका नाम शालिग्राम है, और नेपाल में ही जब यह मैदानी भाग में आता है तो इस नदी का नाम हो जाता है नारायणी नदी, नारायणी रिवर। देखिए बात समझिएगा, इसी नदी का नाम नारायणी हो जाता है। आपसे कहे नारायणी और शालिग्राम में क्या अंतर है, तो आपको दिमाग में रखना है कि नेपाल में अगर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में ये नदी गंडक है तो पर्वतीय क्षेत्र में इसका नाम शालिग्राम, क्योंकि वहां बड़े बड़े गोल आकार के पत्थर मिलते हैं। और जब ये मैदानी भाग में इन कर जाते हैं तो इसका नाम नारायणी नदी हो जाता है। और तब इसमें हम लोग देखें बिहार में इन करती है तो इसका नाम गंडक नदी हो जाता है। अगर पुराने साहित्य में देखें तो इसी नदी का नाम सदा नीरा नदी है। सदा नीरा, आप लोग नाम सुने हो कभी भी? हम कहेंगे बताओ सदा नीरा नदी, तो आप पढ़ना कैसा समझ गया, सदा नीरा का मतलब गंडक नदी को ही सदा नीरा नदी के नाम से जानते हैं। अब देखो सारी नाम एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में गंडक को शालिग्राम नदी कहते हैं, नेपाल के मैदानी क्षेत्र में गंडक को नारायणी नदी कहते हैं। अगर हम कहें महाकाव्यों में गंडक नदी को सदा नीरा नदी कहा गया है, और बिहार में जब इन करता है तो बिहार वाले हम लोग नारायणी नहीं कहते, इसी नदी को गंडक नदी कहते हैं। तो देखिए सभी नाम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। यहाँ पर ध्यान देना है, मेन दो रिवर आती है, एक का नाम है काली और एक का नाम है त्रिशूल। काली और त्रिशूल की जहां से मिलती है वहां से इसका नाम गंडक होता है। काली गंडक यही है, बूढ़ी गंडक काली गंडक नहीं है। काली और त्रिशूल नदियों के मिलने से इसका नाम गंडक होता है। कभी भी काली गंडक कहेंगे समझना यही गंडक की बात हुई। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, गंडक नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? सारे बच्चे समझ गए होंगे कि सर पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है, फिर इसके बाद गोपालगंज आती है, मुजफ्फरपुर आती है, वैशाली आती है, और यही जो तुम देखते हो वैशाली के पास सोनपुर में गंगा और गंडक का संगम है। और यही गंगा और गंडक के संगम पर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का मेला लगता है। आपसे सोनपुर का मेला जो तुम सुनते हो, ये सोनपुर का मेला यही गंडक और गंगा के संगम पर सोनपुर में लगता है। और सोनपुर में वहां जो देखते हो पशु मेला है, एशिया महादेश का पहले सबसे बड़ा पशु मेला हुआ करता था। और इस सोनपुर में जो तुम देखते हो यहाँ एक भगवान की मंदिर है, और वो मंदिर आप जानते हो किनकी मंदिर है? वेरी गुड, देखो चंदन बिल्कुल सही बता रहा है, हरिहर नाथ की मंदिर है, हरिहर नाथ।
ये हरिहर नाथ बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर हो गया। ये हरिहर नाथ क्यों नाम पड़ा है? नाथ का मतलब होता है नाथ स्वामी शंकर, और ये हरि विष्णु को कहते हैं। विष्णु और शंकर दोनों हिंदू में दो ध्रुव थे। शंकर को नयनार और विष्णु को अलवार कहते थे। ये विष्णु और शंकर दो ध्रुव को इस मंदिर में एक किया गया कि हरि और नाथ दोनों एक ही हैं, और हरिहर नाथ के मंदिर दोनों, चाहे वो नयनार हो या अलवार हो, मिलाने का एक प्रयास किया गया। और सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। एक महीने के लिए मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा से ये मेला प्रारंभ होता है। तो अब आपको एक पूरा लाइन एकदम क्लियर हो गया कि इसमें गंडक किन किन जिला से गुजरती है, गंडक नदी कहां इन करती है, और गंडक के नाम से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए जल्दी से हम लोग फटाफट इसमें लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट और है, जो कि पश्चिम चंपारण में ही आप सभी लोग नाम जानते हैं, यहीं पे एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बिहार का बनाया गया है। सब लोग नाम उसका सब सुने होंगे, वाल्मीकि रिजर्व टाइगर। वाल्मीकि यही लव कुश की धरती है, ऋषि वाल्मीकि यही थे, और यही लव कुश की धरती है। लव कुश का जन्म, सोमेरी घोड़ा, सब यहीं से नेपाल के बॉर्डर तक एक बिल्ट उनका था। और वाल्मीकि रिजर्व टाइगर जो तुम देखते हो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा वाल्मीकि रिजर्व टाइगर किस नदी के किनारे है, तो आंसर गंडक हो जाएगा, नदी जान के पूछ देता है। और ठीक इससे सटा हुआ नेपाल में, बताओ वाल्मीकि रिजर्व टाइगर से सटा हुआ नेपाल में कौन सा रिजर्व है? जल्दी से बताओ, नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान कौन है जो वाल्मीकि रिजर्व टाइगर से एकदम सटा हुआ? जल्दी से आंसर दे दीजिए। नेपाल में राष्ट्रीय उद्यान जो वाल्मीकि रिजर्व टाइगर से एकदम सटा हुआ है, जल्दी आंसर दे दीजिए। नहीं, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछेगा। दोनों एकदम सटा हुआ है। नेपाल में इसका नाम है चितवन, और बिहार में इसका नाम है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि और चितवन दोनों ध्यान रखना, सभी गंडक के सहारे ही मेल आ जाए। तो अब गंडक में जो लिखाने जा रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, सारे बच्चे को एकदम याद हो जाना चाहिए। पहली बात हम आपको लिखाएंगे, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में गंडक को शालिग्राम नदी कहते हैं। नेपाल के मैदानी भाग में गंडक को नारायणी नदी कहते हैं। महाकाव्यों में गंडक को सदानीरा कहते हैं। बिहार में इसका नाम गंडक नदी है, और यह दो नदियों के संगम से बना है, काली नदी और त्रिशूल नदी। काली और त्रिशूल नदी के मिलने के बाद इसका नाम गंडक होता है। गंडक नदी बिहार में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली जिले से गुजरती है। वैशाली जिले में सोनपुर के पास गंडक गंगा में मिल जाती है। और इसके बाद आपको बिल्कुल ध्यान आ गया होगा कि ये गंडक और गंगा सोनपुर में जो संगम होता है, यहीं पे तो विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का मेला कार्तिक पूर्णिमा से लगता है। तो चलिए जल्दी से इस बात को लिखते हैं, नीचे हेडिंग दीजिए गंडक नदी। जल्दी से लिखें गंडक नदी। दो क्लास में एकदम नदी आप लोग का पूरे दिमाग में एकदम घूमने लगेगा कि सर रिवर सेक्शन अब कुछ है ही नहीं, कुछ भारी नहीं लग रहा है हमको। चलिए जल्दी से लिख दीजिए गंडक नदी, नीचे डैश देकर लिख दीजिए। नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में, नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में, नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में गंडक को शालिग्राम नदी के नाम से जानते हैं। नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में गंडक को शालिग्राम के नाम से जानते हैं। शालिग्राम के नाम से जानते हैं, नीचे डैश देकर लिख दीजिए। नेपाल के मैदानी भाग में, नेपाल के मैदानी भाग में गंडक को नारायणी नदी कहते हैं। गंडक को नारायणी नदी कहते हैं, नारायणी नदी कहते हैं। नीचे डैश देकर लिख दीजिए। काली नदी और त्रिशूल नदी के संगम के बाद, काली नदी और त्रिशूल नदी के संगम के बाद इसे गंडक नदी कहते हैं। काली नदी और त्रिशूल नदी के संगम के बाद इसे गंडक नदी कहते हैं। इसे गंडक नदी कहते हैं, गंडक नदी कहते हैं। नीचे डैश देखिए। महाकाव्यों में, महाकाव्यों में, महाकाव्यों में गंडक को सदानीरा नदी कहते हैं। गंडक को सदानीरा नदी कहते हैं। महाकाव्यों में गंडक को सदानीरा नदी कहते हैं। नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए। गंडक नदी बिहार में, गंडक नदी बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में प्रवेश करती है। पश्चिम चंपारण जिले में प्रवेश करती है। पश्चिम चंपारण जिले में प्रवेश करती है, और उसके बाद गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, सारण और वैशाली जिले को स्पर्श करते हुए, वैशाली जिले को स्पर्श करते हुए, वैशाली जिले को स्पर्श करते हुए सोनपुर के निकट, सोनपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सोनपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। फिर से एक बार जो बच्चे कह रहे हैं फिर से लिख दीजिए, जो बच्चे नहीं लिख पाए फिर से एक बार देख लो। गंडक नदी बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में प्रवेश करते हुए, पश्चिम चंपारण जिले में प्रवेश करते हुए गोपालगंज, पूर्वी चंपारण से थोड़ा नीचे गोपालगंज में ही मेन चलता है, बॉर्डर बनाता है दोनों का। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली जिला में, सारण और वैशाली जिला होते हुए, सारण और वैशाली जिला होते हुए, वैशाली जिला होते हुए सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। सोनपुर से, सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। चंपारण में आगे जगह पढ़ोगे, जगह का नाम है भैंसा लोटन। आगे जब पढ़ाएंगे गंडक परियोजना तो वहां पे जगह आ जाएगा। जगह बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हमेशा जिंदगी भर याद हो जाएगा। भैंसा लोटन, बिहार में घुसते ही नदी भैंसा लोटना शुरू करता है, तो भैंसा लोटन जगह का नाम। चलिए वो पश्चिमी चंपारण का ही जगह होगा। जब गंडक परियोजना पढ़ाएंगे तो वो जगह आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। चलिए नीचे डैश देकर लिख दीजिए, डैश देके गंगा और गंडक के संगम पर, गंगा और गंडक के संगम पर, गंगा और गंडक के संगम पर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का पशु मेला लगता है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में लगता है।
सोनपुर का पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। चलिए, तो अब ये हम लोग देख लिए गंडक। अब हम लोग नीचे हेडिंग दे दे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक देखो, ये बूढ़ी गंडक रिवर है और बूढ़ी गंडक हम लोग यहीं से अगले दिन बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये पूरे उत्तर का देखेंगे, तब दक्षिण की नदियों को हम लोग पढ़ेंगे। 2 क्लास और आपका नदी में लेंगे और तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एकदम स्पष्ट हो गया। काली और त्रिशूल के दोनों नेपाल में ही मिल जाती है और बिहार में भाषा लौटने के बाद फिर गंडक हो जाती है। नेपाल के भी अंतिम सिरे में इसको गंडक के नाम से ही जानते हैं। तो अब आज का क्लास हम समझते हैं सारे बच्चे धीरे धीरे बिहार स्पेशल में आपको एकदम आसान धीरे धीरे होते चला जा रहा है कि नहीं, अब एकदम पूरे हमको स्पष्ट होते जा रहा है। मैंने मानचित्र मैपिंग नहीं रहेगा, वैसे पढ़ोगे तो क्लियर नहीं हो। मानचित्र का 1-2 बार